मान लो तुम किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़े हो और वो रेलवे प्लेटफॉर्म किसी छोटे शहर का या गांव का है। मान लो कोटा जैसा तो नहीं, कोटा में तो सारी ट्रेनें रुकती हैं। कोटा में भी वैसे वो फ्रेट वाली ट्रेन होती है जो मालगाड़ी, वो कई बार सीधी चली जाती है। ठीक है, तो कोई ट्रेन है जो कि विसल बजाते हुए प्लेटफॉर्म से गुजरती है। ठीक है, तो पहले वो दूर से आ रही है और फिर इधर जा रही है। ठीक है ना, उसकी साउंड को हम सुन रहे हैं तो उसकी साउंड की जो पिच है, आती हुई ट्रेन की पिच और जाती हुई ट्रेन की पिच अलग अलग होती है। ठीक है ना, तो कौन से वाली की पिच ज्यादा होती है, कौन सी की कम होती है? ध्यान, जो हमें अप्रोच कर रही है उस टाइम पिच ज्यादा होती है, क्रॉस करके जो दूर जा रही है उसकी पिच जो है कम होती है। ठीक है ना, जबकि सोर्स वही है। सो डॉपलर इफेक्ट में हम यही पढ़ेंगे कि भाई दी चेंज इन द फ्रीक्वेंसी और पिच ऑब्जर्व्ड when either the source or the observer are moving. ठीक है, so change in the frequency of sound due to the motion of observer or source is called Doppler effect. ठीक है, change in frequency of sound due to the motion of observer or the source is called Doppler effect. ठीक है ना, डॉपलर इफेक्ट की डेफिनेशन कोई नहीं पूछता, मतलब जब तुम पढ़ लोगे ना एक बार तो इट इज टू ऑब्वियस ये है। हाँ, तो वन बाय वन केसेस लेते हैं। पहले हम आसान वाला केस लेते हैं। आसान वाले केस में हम सोर्स को स्टेशनरी रखेंगे और ऑब्जर्वर को मूविंग लेंगे। ओके, तो मान लो एक जो है स्टेशनरी ऑब्जर्वर सोर्स है, पॉइंट सोर्स हम ले रहे हैं और बिल्कुल ट्यूनिंग फॉर्क जैसा सोर्स है, सिंपल, जिससे कि वही मैक्सिमा मिनिमा कंप्रेशन रेयरफेक्शन जो है वो जनरेट हो रहे हैं। तो हम इसके वेव फ्रंट्स अगर बनाएं तो ये इस तरीके के जो है स्फेरिकल वेव फ्रंट्स जो है वो हो सकते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल यूनिफॉर्म मीडियम है, मतलब सब तरफ वेलोसिटी सेम है। ठीक है, तो इस सोर्स से जो है स्फेरिकल वेव फ्रंट जनरेट हो रहे हैं। तो मतलब ये जो भी मैं सर्कल बना रहा हूं, ये मान सकते हो ये कंप्रेशन के सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कंप्रेशन है, नेक्स्ट कंप्रेशन, नेक्स्ट कंप्रेशन, इस तरीके ऐसे। ठीक है, तो ये तो है सोर्स और ऑब्जर्वर यहां पे है। मान लो ऑब्जर्वर की डायरेक्शन में और सर्कल बना देते हैं इस तरफ, तो इस तरफ आ रहे हैं। ठीक है, तो अब जो है जिस रेट से, मान लो ऑब्जर्वर एक बार स्टेशनरी है, तो सिंपल सी बात ये है कि जिस रेट से ये कंप्रेशन रेयरफेक्शन जनरेट कर रहा है, ये एयर में ऐसे प्रोपोगेट कर रहे हैं, उसी रेट से इसको क्रॉस कर रहे होंगे ऑब्जर्वर को। ठीक है, तो सोर्स के लिए फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि द रेट एट विच इट इज जनरेटिंग कंप्रेशंस, नंबर ऑफ कंप्रेशंस पर सेकेंड। ठीक है, ऑब्जर्वर के लिए फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि नंबर ऑफ कंप्रेशंस रिसीव्ड पर सेकेंड। ठीक है ना, ये है। अगर कोई मूव नहीं कर रहा है तो दोनों बराबर है, और दोनों के बीच में नंबर ऑफ वेव्स हम बोले तो वो कांस्टेंट है। ठीक है ना, दोनों के बीच का जो रास्ता है उसमें नंबर ऑफ वेव्स कांस्टेंट है, जिस रेट से प्रोड्यूस करता जा रहा है उस रेट से इसको मिलती जा रही है। ठीक है, ओके। अब अगर ऑब्जर्वर इस डायरेक्शन में चलने लगे टुवर्ड्स द सोर्स विद ए वेलोसिटी लेट्स से vo, तो क्या होगा? विल इट गेट मोर नंबर ऑफ कंप्रेशंस? क्यों भाई, लगता है कि नहीं? अगर इधर चलने लगे तो सेम टाइम में ज्यादा कंप्रेशंस को क्रॉस कर लेगा। पहले तो सिंपली ये हो रहा था कि वेट कर रहा था, वेव्स की तरफ आ रही है और उसको क्रॉस करके जा रही, अब ये खुद वेव्स के अगेंस्ट जा रहा है। ठीक है ना, तो इसके लिए नंबर ऑफ कंप्रेशन ज्यादा हो जाएगी, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि द ऑब्जर्वर विल डिटेक्ट ए हायर फ्रीक्वेंसी। इतना तो समझ में आ रहा है?
ठीक है ना, बिकॉज इट विल रिसीव मोर नंबर ऑफ कंप्रेशन पर सेकेंड, सो हायर फ्रीक्वेंसी। अच्छा, कितना होगा ये हिसाब लगाते हैं। तो भाई जो सोर्स की फ्रीक्वेंसी है, मान लो ये एफ है, ठीक है ना, सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी एफ एफ कंप्रेशन पर सेकेंड इट इज जनरेटिंग, ठीक है ना, इट कैन बी जो भी 400 हर्ट्ज है तो 400 कंप्रेशन पर सेकेंड ये जनरेट कर रहा है, राइट। और साउंड की स्पीड है v, ठीक है ना, साउंड की स्पीड है v। हाँ, ऑब्जर्वर के लिए फ्रीक्वेंसी को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि भाई एफ डैश फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय द ऑब्जर्वर वी कैन से इज v डैश अपॉन लैम्डा डैश, which means v dash means speed of sound relative to the observer divided by wavelength as detected by the observer, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी v बाय लैम्डा होता ही है। तो ये अब हम ऑब्जर्वर को जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी एफ डैश, उसको हम v डैश बाय लैम्डा डैश कह रहे हैं, राइट। तो एक एक करके v डैश और लैम्डा डैश को ऑब्जर्वर के लिए देखते हैं। हाँ भाई, ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा है, साउंड की वेव जो है ये v स्पीड से इधर जा रही है, तो रिलेटिव टू ऑब्जर्वर जो है वेव की स्पीड क्या हो जाएगी, v नॉट v प्लस v नॉट, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट जा रहे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी ज्यादा होगी। डॉपलर इफेक्ट में भाई ये रिलेटिव मोशन काफी काम में आना, मतलब काइनेमेटिक्स काम में आनी, नेचुरल सी बात है, चीजें चल रही तो काइनेमेटिक्स तो आएगी, ठीक है ना। तो स्पीड ऑफ साउंड रिलेटिव टू ऑब्जर्वर इज v प्लस vo if the observer is moving towards the source. What about lambda dash? अब lambda का मतलब क्या है, lambda का मतलब है कि भाई ये जो दो मैक्सिमास हवा में ट्रेवल कर रही है इनका गैप, ये जो हवा में ट्रेवल कर रही है लैम्डा, ठीक है ना, सोर्स प्रोड्यूस कर रहा है। अब ऑब्जर्वर के चलने से क्या इस गैप में फर्क पड़ने वाला है, क्यों भाई, वो तो सेम ही, ठीक है ना। सो लैम्डा डैश में कोई चेंज नहीं है, लैम्डा डैश इज सेम एज लैम्डा, ठीक है। सोर्स के खुद के लिए हम चाहें तो इन तीनों का रिलेशन लिख सकते हैं कि भाई एफ जो सोर्स का है इट इज इक्वल टू v बाय लैम्डा। लैम्डा मतलब दो कंप्रेशंस का सेपरेशन, दो कॉन्जिक्यूटिव वेव फ्रंट्स का सेपरेशन, वो ऑब्जर्वर के चलने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ओके। तो हम एफ डैश को लिख सकते हैं कि भाई v प्लस vo बाय लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू यहां से लिख सकते हैं v बाय एफ, तो ये बन जाएगा v प्लस vo डिवाइडेड बाय v इंटू एफ। सो दिस एक्सप्रेशन गिव्स अस द increased frequency which will be detected by the observer, by the moving observer towards the source, ठीक है। तो लेट्स से ऑब्जर्वर की जो वेलोसिटी स्पीड है वो साउंड की स्पीड का 10% है, ठीक है। ऑब्जर्वर की स्पीड साउंड की स्पीड का 10% है, ठीक है। और ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी मैंने बोल दिया चलो 500, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी डिटेक्टेड बाय द ऑब्जर्वर given that vo is 10% of v, vo is equal to 0.1 v। ये मैथ्स के ऐसे सवाल जो है ना फटाफट होने चाहिए, ठीक है, इनमें टाइम नहीं लगना चाहिए। जेई मेन को अगर फोड़ना, जेई मेन में यही लेवल होता है, मतलब बेसिकली थोड़ा बहुत इधर उधर कह लो। क्या आया सबका 550, ठीक है ना। 5 ये जो है मतलब तुम देख सकते हो v, ये 1.1 v हो गया, नीचे v है तो 1.1 टाइम का फैक्टर लग जाएगा, सीधी सी बात है। 500 में 1.1 का फैक्टर लग गया 550, ये
ठीक है, अगर 20% स्पीड होगी 20% फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो जो भी ऑब्जर्वर की स्पीड है एज ए फ्रैक्शन ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड, उतना परसेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ गई बेसिकली। ठीक है, मान लो ऑब्जर्वर की स्पीड साउंड की स्पीड के बराबर है, क्या होगा? डबल हो जाएगी फ्रीक्वेंसी, 100% इंक्रीमेंट, कुछ 100% इंक्रीज हुई डबल हो जाएगा, राइट? ओके, तो ये तो एक चीज हुई। अच्छा, मान लो ऑब्जर्वर दूर जा रहा है, ठीक है, तो चलो इधर बना लेते हैं, ये कोई दूसरा ऑब्जर्वर है भाई, ये दूर जा रहा है, ठीक है, विद स्पीड वी हो। हाँ, अब सोच के पता लगाओ एफ डैश इस केस में क्या होना चाहिए। बहुत आसान है, वी डैश की वैल्यू इस केस में जो है वी माइनस वी आ जाएगी, ठीक है ना, वी माइनस वी आ जाएगी, दोनों एक ही डायरेक्शन में। लैम्डा डैश में फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर्मूले में अंतर बस यही आएगा, प्लस माइनस कर दो, इसमें माइनस लिख दो इफ द ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे, ये चीज। तो ऑब्जर्वर अगर दूर जा रहा है सोर्स से, उस केस में फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा है, उस केस में फ्रीक्वेंसी उसको ज्यादा सुनाई देगी, ठीक है। और ये फ्रीक्वेंसी में चेंज इस वजह से आ रहा है क्योंकि ऑब्जर्वर के रिलेटिव साउंड की स्पीड चेंज हुई है। अगर ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा है तो उसके रिलेटिव साउंड की स्पीड बढ़ गई। साउंड का मतलब ये वेव फ्रंट्स जो इनकी स्पीड बढ़ गई। और जब ऑब्जर्वर सोर्स से दूर जा रहा है तो उसके रिलेटिव साउंड के वेव फ्रंट्स की स्पीड कम हो गई। वेवलेंथ में कोई चेंज डिटेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है भाई। ये है, तो ये एक ही फॉर्मूला है, इसमें प्लस माइनस कर दो। प्लस तब होगा जब वो पास आ रहा है, माइनस तब होगा जब दूर जा रहा है, ठीक है भाई। तो ये सिंपल है, द केस व्हेन ऑब्जर्वर इज मूविंग, राइट। अब ज्यादा इंटरेस्टिंग वाले पार्ट पे आते हैं जिसमें सोर्स मूव करता है। चलो तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हाँ, सोर्स, अभी मैंने ये वेव फ्रंट वाला जो डायग्राम बनाया हुआ था, अब सोचो अगर सोर्स चल रहा है तो उस डायग्राम में कोई चेंज आएगा क्या? है भाई, क्या वेव फ्रंट की शेप स्फेरिकली रहेगी? क्या वो कॉन्सेंट्रिक ही रहेंगे? क्या होगा? है भाई, कॉन्सेंट्रिक रहेंगे? वो कॉन्सेंट्रिक नहीं रहेंगे, दे विल स्टिल बी स्फेरिकल, they will still be spherical but they will not be concentric। रीजन क्या है? अब जैसे मैं चलो एक डायग्राम बनाता हूं, ये मैंने जो है 4 वेव फ्रंट बनाए हैं, ठीक है, ऐसी, ठीक है, चलो। हाँ, ये 4 वेव फ्रंट बनाए हैं, ठीक है। इन चारों में से यंगेस्ट कौन सा है और ओल्डेस्ट कौन सा है? पता चल रहा है? जो सबसे छोटा है यंगेस्ट है, जो सबसे बड़ा है ओल्डेस्ट है। भाई छोटा वाला जिस पॉइंट से प्रोड्यूस हुआ है वहां से स्प्रेड होते हैं, लग जाते हैं सब डायरेक्शन में वी स्पीड से स्प्रेड हो रहे हैं, बेसिकली ये हो रहा है, ठीक है। इनका सिंपल सी बात है, एज इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस, वीटी, रेडियस इज वीटी, वेयर वी इज द स्पीड ऑफ साउंड। बात समझ में आ रही है भाई? जो भी सोर्स की लोकेशन है वहां से स्प्रेड हो रहा है। तो जो यंगेस्ट वाला है, जब वो प्रोड्यूस हुआ था सोर्स यहां था, ठीक है, इसके सेंटर पे। अब मुझे सोच के ये बताओ कि इस डायग्राम को देख के क्या लगता है तुम्हें, सोर्स
किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, राइट, लेफ्ट या कोई और डायरेक्शन है भाई, टुवर्ड्स राइट। भाई इससे जो ओल्ड वाला है, ठीक है ना, उसका सेंटर कहां है, उसका सेंटर में भी समवेयर हियर, ठीक है। जो उससे ओल्ड वाला है उसका सेंटर ये यहां कहीं है, और जो सबसे बड़ा वाला है, सबसे ओल्ड है, उसका यहां। तो पहले सोर्स यहां था, जब बड़ा वाला प्रोड्यूस हुआ तब सोर्स यहां था, और जब छोटे वाला प्रोड्यूस हुआ तो सोर्स यहां है। सो इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। बात समझ में आई, ठीक है। सो इफ द सोर्स इज मूविंग, the wave fronts will not be concentric, ठीक है ना। पहले वाले केस, पिछले वाले डायग्राम में क्या था कि सारे वेव फ्रंट्स का जो सेंटर है वो एक ही जगह पे था, क्योंकि सोर्स मूव ही नहीं कर रहा। अब इस एक बड़े वाला यहां पे उसने प्रोड्यूस किया, फिर वो नेक्स्ट वाला यहां से प्रोड्यूस हो रहा है, उसके नेक्स्ट वाला इधर हो रहा है। ये स्फीयर्स के सेंटर जो इधर जा रहे हैं, ये चीज जिस डायरेक्शन में सोर्स जा रहा है। क्लियर है भाई, समझ में आ गया इतना, ठीक है। तो इस केस में सोर्स मूव कर रहा था और सोर्स की वेलोसिटी को हम मान लेते हैं वीएस, ठीक है। तो वीएस वेलोसिटी से सोर्स टुवर्ड्स राइट जा रहा है, और ऑब्जर्वर ठीक इसके सामने है। सोर्स की डायरेक्शन एग्जैक्टली ऑब्जर्वर की तरफ है, और ऑब्जर्वर को हम मान रहे हैं स्टेशनरी फॉर द टाइम, एट ए टाइम एक एक करके करते हैं, बाद में दोनों मूविंग भी ले लेंगे। और एज यूजुअल वो मतलब फ्रीक्वेंसी एफ और स्पीड ऑफ साउंड वी है, ठीक है। और ऑब्जर्वर को जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी एफ डैश, दैट इज इक्वल टू वी डैश बाय लैम्डा डैश, ठीक है ना। हाँ, तो वी डैश और लैम्डा डैश दोनों को हम सोचेंगे ऑब्जर्वर के लिए। पहले तो वी डैश बताओ भाई, वी डैश के लिए चलो मैं ऑप्शन देता हूं। ऑप्शन ए है कि भाई v प्लस वी एस, ऑप्शन बी v माइनस वी एस, ऑप्शन सी की ये v ही है, ऑप्शन डी नन। बताओ। हाँ, सी, सोर्स के चलने का कोई असर नहीं होगा भाई। जैसे वो क्वेश्चन होता है काइनेमेटिक्स, जैसे मान लो एक जना है, वो कोई पत्थर फेंकता है, उसके पत्थर फेंकने की स्पीड v है, ठीक है। एक ट्रेन है, वो वी स्पीड से जा रही है। अब वो बंदा अगर उस ट्रेन में चढ़ा हुआ है, ट्रेन के साथ वी स्पीड से चल रहा है, और फिर वो पत्थर फेंकता है, तो क्या हो जाएगा, v प्लस वी एस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? क्या आंसर होना चाहिए? ए, बी भी लग रहा है किसी को? अगर बी लग रहा है तो रिलेटिव मोशन रिवाइज करो, ठीक है। ए लग रहा है तो रिलेटिव मोशन सही है, लेकिन फिर भी आंसर गलत है। करेक्ट आंसर सी है। रीजन क्या है कि पत्थर में और वेव में फर्क होता है। पत्थर में इनर्शिया होता है, वेव का इनर्शिया नहीं है, ठीक है। आंसर वी इसलिए है कि भाई स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ओनली ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम। सोर्स हैज नो कंट्रोल ओवर द स्पीड ऑफ साउंड। सोर्स ऑसिलेट हुआ, या सोर्स ने जो भी डिस्टरबेंस जनरेट की, उसने वो डिस्टरबेंस जनरेट करके मीडियम को दे दी। नाउ मीडियम विल डिसाइड हाउ इट मूव्स, ठीक है। सो स्पीड ऑफ साउंड इज कंप्लीटली डिसाइडेड बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम, ये ठीक है ना। तो सोर्स के चलने से मीडियम की प्रॉपर्टीज पे कोई फर्क पड़ नहीं रहा।
so it will still travel with the same speed. वो जो ट्रेन वाला मैंने सिनारियो बताया था वो यहां पे बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होता है. वेव जो पत्थर जो है उसका तो इनर्शिया है, ऑलरेडी कुछ मोमेंटम एक्वायर कर चुका है, फिर फोर्स लगा और ज्यादा बढ़ गई वेलोसिटी. वो आर्ग्यूमेंट यहां पे चलता ही नहीं है, क्योंकि वेव का इनर्शिया नहीं है. वेव इज द नेम ऑफ ए पैटर्न. कंप्रेशन रेयरफेक्शन जो बने हैं वो है ये चीज. ठीक है. सो इन दिस सिचुएशन v dash is simply v. What about lambda dash? ये दिख रहा है डायग्राम में, कम हो रहा है. ठीक है ना. लैम्डा डैश कम हो रहा है, तो नेचुरली फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी. ठीक है ना. सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है तो उसको हायर फ्रीक्वेंसी, ये जो मैंने शुरू में बताया था ट्रेन आ रही है इस तरफ तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, जब दूर जा रही होती है तो कम होती है. ठीक है ना. हाँ, तो लैम्डा डैश को अगर हम निकाल लेंगे तो हम फिर जो है एफ डैश को निकाल पाएंगे. ठीक है ना. ओके. तो इसको ऐसे सोचो कि भाई मैं इसको थोड़ा सा मतलब डिटेल में बना लेता हूं कि जैसे ये सोर्स की लोकेशन है जब वो एक वेव फ्रंट प्रोड्यूस करने वाला है. एक वेव फ्रंट अभी इससे जस्ट निकलेगा, एक प्रेशर एक कंप्रेशन जो है जस्ट इससे निकलेगा. जो इससे पहले उसने प्रोड्यूस किया था, नहीं एक्चुअली हम कॉन्जिक्यूटिव वेव फ्रंट्स बनाते हैं सिंपली. तो एक वेव फ्रंट जो जब ये वाला वेव फ्रंट पहला इससे वेव फ्रंट प्रोड्यूस हुआ था तो वो यहां तक पहुंच गया. नेक्स्ट वेव फ्रंट जो है वो जब तक ये वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेगा, जब ये वेव फ्रंट प्रोड्यूस हुआ था तब सोर्स यहां था, ऐसे सोचो. ठीक है. जब ये वेव फ्रंट प्रोड्यूस हुआ था तो सोर्स यहां था. अब सोर्स इतना डिस्टेंस मूव कर गया और यहां वो नेक्स्ट वेव फ्रंट प्रोड्यूस कर रहा है. ठीक है. तो ये डिस्टेंस जो है तुम बोल सकते हो कि दिस इज v इंटू कैपिटल टी. कैपिटल टी इज द टाइम पीरियड. ठीक है भाई. कैपिटल टी इज द टाइम पीरियड. टाइम पीरियड गैप बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशंस. एक कंप्रेशन के बाद नेक्स्ट निकलेगा ना वो. और ये डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस मूव्ड बाय द सोर्स इन द सेम टाइम. So how much is this? Vs into t. भाई ये वेव फ्रंट जब प्रोड्यूस हुआ था तो सोर्स यहां था और सोर्स भी चल रहा है, वेव फ्रंट भी चल रहा है, तो वेव फ्रंट तो यहां तक पहुंच गया, सोर्स इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल कर पाया. ऑफ कोर्स हम फिलहाल ये मान के चल रहे हैं कि Vs इज लेस देन V. Vs मोर देन V में कुछ और चीज हो जाती है. ठीक है ना. तो फिलहाल जो भी एनालिसिस कर रहे हैं उसमें हम ये मान के चल रहे हैं Vs इज लेस देन V. ओके. तो सोर्स इतना ही चल पाया, वेव यहां तक चली गई. ठीक है. तो यहां नेक्स्ट वेव फ्रंट प्रोड्यूस होगा एंड आफ्टर दैट दे विल बोथ बी मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी. सो गैप बिटवीन देम कैन नॉट चेंज फर्दर. बात समझ में आ गई? सो लैम्डा डैश इज दिस डिफरेंस. ये जो डिफरेंस है ये लैम्डा डैश. समझ लो. इसमें कोई डाउट है तो बताओ. लेटेस्ट वेव फ्रंट जस्ट यहां से अभी प्रोड्यूस होगा. प्रीवियस वाला जब प्रोड्यूस हुआ था तो सोर्स यहां था, वेव यहां से यहां आई, उसी टाइम में सोर्स यहां से यहां आया और फिर उसने नेक्स्ट प्रोड्यूस किया. अब ये दोनों वेव फ्रंट दोनों हवा में, हवा चला रही सेम स्पीड से, ये चीज. तो इनके बीच का गैप चेंज नहीं हुआ. सो फ्रॉम दिस डायग्राम वी कैन से लैम्डा डैश इज इक्वल टू Vt माइनस Vst. क्यों भाई? ठीक है. तो इसको हम लिख सकते हैं V माइनस Vs अपॉन F. T जो है वो टाइम पीरियड है, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी.
तो लैम्डा डैश आ गया हमारे पास, वी डैश आ गया अपने पास, हम एफ डैश को लिख सकते हैं कि भाई एफ डैश की वैल्यू हो जाएगी v dash by lambda dash. So v upon this is your v minus vs multiplied by f. ये f dash. हाँ भाई, समझ में आया? ठीक है ना? तो हमने देखा था जब ऑब्जर्वर सोर्स के तरफ जा रहा था तो भी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही थी। इस केस, इस डायग्राम में हम देख रहे हैं सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है, उस केस में भी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, लेकिन फ्रीक्वेंसी के बढ़ने का जो रीजन है वो डिफरेंट है। उस केस में फ्रीक्वेंसी बढ़ने का रीजन ये था कि ऑब्जर्वर के रिलेटिव साउंड की स्पीड बढ़ गई थी। ठीक है, इस केस में रीजन ये है कि एज द वेवलेंथ हैज डिक्रीज्ड फॉर द ऑब्जर्वर, साउंड की स्पीड सेम है, वेवलेंथ कम हो गई, इस वजह से ऐसा हुआ। ठीक है ना? अच्छा, इसमें भी मान लो हम ऐसा कर दें कि भाई लेट्स से साउंड की स्पीड जो है वो, सॉरी, सोर्स की स्पीड साउंड की स्पीड से 10% है और फ्रीक्वेंसी 500 है। तो कितने परसेंट चेंज फ्रीक्वेंसी में होगा? Vs is, you can say 0.1 V. ठीक है? So what is the percentage change in frequency? (11.11) ऐसे कुछ आ जाएगा, है ना भाई? यहां पे तुम क्या देखोगे, ये इसको V लिखा तुमने, नीचे 0.9 V हो रहा है इंटू एफ, ये आ रहा है ना, तो 1/0.9 तुम देखोगे 1.1111 ऐसा आता जाए, तो 11.1% का इंक्रीमेंट आएगा। तो कहने का मतलब ये, इस केस में परसेंटेज चेंज ज्यादा हो रहा है, फॉर्मूला डिफरेंट है नेचुरली। ऑब्जर्वर के वेलोसिटी जब हमने साउंड की 10% ली थी तो फ्रीक्वेंसी 10% ही बढ़ रही थी, लेकिन सोर्स पास आ रहा है और पास आते हुए सोर्स की फ्रीक्वेंसी अगर हमने 10% ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड ली है तो फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजिंग बाय 11%। एफ डैश की वैल्यू हमें 1.111111 एफ ये मिल रही ऐसा। ठीक है ना? 10/9 डिवाइड करोगे तो ये चलता रहेगा, 1 रिमाइंडर आता जाएगा बार बार। चलो, ये हुआ। अब अगर सोर्स दूर जा रहा है ऑब्जर्वर से, उसके लिए नया डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं, इसी डायग्राम में ऑब्जर्वर को यहां खड़ा कर देते। इस ऑब्जर्वर से सोर्स दूर जा रहा है तो क्या हो रहा है भाई? V डैश इक्वल टू V स्टिल होल्ड्स। ठीक है, और लैम्डा डैश की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? अब वो बढ़ जाएगी, क्योंकि यहां से जो वेव फ्रंट इधर वाला बनाया था मैंने, अगर मैं इधर वाला बनाऊं तो वो उतनी की उतनी दूर इधर होगा। ठीक है भाई, ये पूरा एक सिंगल स्फेरिकल वेव फ्रंट है एक्चुअली। ठीक है ना? तो ये VT इधर गया तो VT इधर भी जाएगा। ठीक है ना? और VT प्लस VS दिया। अब सोर्स यहां पे है तो यहां से वो वेव चल रही है सब तरफ, तो इधर देख रहे हैं तो गैप पड़ गया, वो डायग्राम में भी दिख रहा है बड़ा हुआ। ठीक है, सो फॉर दिस ऑब्जर्वर लैम्डा डैश इज V प्लस VS इंटू T। और वही कहने का मतलब ये कि फॉर्मूले में वही चेंज आ जाएगा, तो यहां पे माइनस प्लस कर देते हैं नया फॉर्मूला लिखने की बजाय।
तो माइनस साइन तब है व्हेन सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, और प्लस साइन तब है व्हेन सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। तो अब क्या है कि इसमें ये मतलब जो 4 केसेस देख लिए तुमने कहने को, ठीक है, तो इनको समझने का तरीका क्या है? देखो, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वी बाय लैम्डा तो तुम्हें आता ही है, ठीक है, नहीं तो अच्छी तरह से अब तक याद हो चुका होगा। तो ऐसे रिकॉल करना चाहिए कि ऑब्जर्वर के मूवमेंट से वी पे फर्क पड़ता है, तो फॉर्मूले में ऑब्जर्वर का वीओ जो है वो ऊपर आएगा, ठीक है। सोर्स के चलने से लैम्डा पे फर्क पड़ता है, तो फॉर्मूले में वीएस नीचे आएगा, ठीक है। पहली बात तो ये ध्यान में रख लो कि वीओ ऊपर आएगा, वीएस नीचे आएगा, और उसका रीजन भी है। दूसरी बात ये ध्यान में रखो कि जब कोई भी चीज पास आ रही है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, दूर जा रही है फ्रीक्वेंसी कम हो। चाहे सोर्स ऑब्जर्वर के पास आए, चाहे ऑब्जर्वर सोर्स के पास आए, उस केस में फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। अब बढ़ेगी और डिनोमिनेटर में तो माइनस साइन आएगा, समझ रहे हो बात को? और ऑब्जर्वर के केस में वीओ ऊपर था तो उसमें प्लस साइन आएगा। तो ऐसे ये चीज ध्यान में रखोगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब दोनों को चला देते हैं, चलो। इस डायग्राम में मान लो कि ऑब्जर्वर भी इधर चल रहा है विद ए वेलोसिटी वीओ। क्या इस ऑब्जर्वर के चलने से लैम्डा डैश पे फर्क पड़ेगा? ये जो लैम्डा डैश हमने निकाला था, इसकी कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये हम देख चुके हैं कि ऑब्जर्वर के चलने से लैम्डा पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दिस इज स्टिल द सेम। अंतर ये पड़ेगा कि यहां पे वी डैश की जगह वी प्लस वी हो जाएगा, ठीक है। सो यू कैन इजीली राइट, भाई अगर दोनों चल रहे हैं, सोर्स ऑब्जर्वर बोथ आर मूविंग, इन दैट केस द फ्रीक्वेंसी, apparent frequency will be, both are moving towards each other। क्या होगा बताओ? ऊपर क्या लिखूं? V प्लस VO, और नीचे क्या लिखूं? V minus VS। If both are moving towards each other, this will be the result। ये तो इनफैक्ट सबसे सारी चीजें समराइज होगी, तुम तो इसी रिजल्ट को ध्यान में रख लो। अगर ऑब्जर्वर नहीं चल रहा है तो अपने आप वीओ जीरो हो जाएगा, अगर ऑब्जर्वर चल रहा है, सोर्स नहीं चल रहा है, तो नीचे जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। और ये हमने उस केस के लिए लिखा है जब दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, किसी की भी डायरेक्शन रिवर्स हुई, अकॉर्डिंगली साइन भी रिवर्स हो जाएगा। ऑब्जर्वर अगर दूर जा रहा है तो ऊपर नेगेटिव हो जाएगा, सोर्स अगर दूर जा रहा है तो नीचे पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसा। ठीक है भाई, तो ये बिल्कुल मतलब एलिमेंट्री एकदम चीजें, बेसिक चीजें हमने डॉपलर इफेक्ट की सीख ली। हाँ, अब जो है किसी भी फॉर्मूले में अगर वेलोसिटीज आ रही हैं तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा है, इस बारे में हमें सोचना चाहिए, ठीक है ना। तो हाँ भाई, ये हमने किस फ्रेम में रिजल्ट्स डिराइव किए, तो इसको एक्चुअली बोलना चाहिए मीडियम का फ्रेम, कि भाई हमने ये माना है कि मीडियम इटसेल्फ इज नॉट मूविंग। उसका रीजन मैं बताता हूं। जो ये वाला डायग्राम था, देखो, इस डायग्राम में स्टेशनरी सोर्स है और बिल्कुल स्फेरिकल वेव फ्रंट्स हमने माने, मतलब साउंड इज प्रोपोगेटिंग विद इक्वल वेलोसिटी इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है। तो ये तभी हो रहा है व्हेन मीडियम इज स्टेशनरी, ठीक है। तो व्हाट
मैंने बोला नहीं था शुरू में, अननेसेसरली मैं मीडियम को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था, लेकिन ये समझ लो कि जो भी हमने किया है वी हैव डन इट रिलेटिव टू द मीडियम, मीडियम के फ्रेम में हमने किया। इस डायग्राम में अगर हवा चल रही होती, ठीक है, लेट्स से हवा अगर लेफ्ट की तरफ चल रही होती तो कैसा डायग्राम बनता पता है? तो फिर ऐसा डायग्राम बन जाता, ठीक है ना। अगर हवा चल रही होती तो बेसिकली सोर्स हवा के, हवा उधर चल रही होती तो सोर्स हवा के रिलेटिव इधर आ रहा है, वो एक ही बात। अगर हवा चल रही है तो उसका इफेक्ट ये होगा कि वो स्प्रेड तो हो रहे हैं, लेकिन स्प्रेड होते हुए इधर ज्यादा तेज जा रहे हैं जिस तरह हवा चल रही। क्योंकि जो चीज कांस्टेंट है, जो v को हम बोल रहे हैं कि चेंज नहीं हो रही है, वो क्या है? दैट इज स्पीड ऑफ साउंड रिलेटिव टू मीडियम स्क्वायर, जो भी फॉर्मूले से आती है, स्क्वायर रूट ऑफ गामा आरटी बाय, दैट इज द थिंग विच इज कांस्टेंट। सो इफ मीडियम इज ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में साउंड ज्यादा तेज चली जाएगी, ठीक है ना, ये चीज। तो ये जो भी हमने किया वो सारा मीडियम के रिलेटिव किया, ठीक है। तो ये स्पीड्स जो हैं मीडियम के रिलेटिव हैं, ये तीनों वेलोसिटीज वीओ, वी, वीओ, वीएस मीडियम के रिलेटिव, ठीक है। हां, अब एक चीज और सोचो, अगर मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल दूं, ठीक है, हमने तो डिराइव किया मीडियम के फ्रेम में, अगर मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल दूं, विल दिस रिलेशन बी, विल इट स्टिल होल्ड, या गलत हो जाएगा? क्यों भाई, चेक गलत हो जाएगा? नेचुरल सी बात तो ये लगती, क्योंकि कोई भी वेलोसिटी हो वो फ्रेम डिपेंडेंट है। तो अगर मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल दूंगा तो वी, वीओ, वीएस सबकी वैल्यूज बदल जाएगी, लेकिन फिर भी रिजल्ट विल स्टिल होल्ड। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है भाई। यूजुअली तो हम यही सोचते हैं कि हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल देंगे भाई, वेलोसिटी बदल जाएगी, तो जो फॉर्मूला है वो फिर होल्ड नहीं होगा। ये इंडिविजुअल वेलोसिटीज बदल जाएंगी, एक्चुअली बदल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस तुम बदलोगे तो वी चेंज होगा, वीओ चेंज होगा, वीएस चेंज होगा, बट दिस फॉर्मूला विल स्टिल गिव यू द करेक्ट रिजल्ट। उसका कारण है, उसका कारण ये है कि ये जो न्यूमरेटर है v प्लस वीओ, दिस इटसेल्फ इज अ रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है ना। ये जो न्यूमरेटर है ये v प्लस वीओ, दिस इज व्हाट, दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सोर्स एंड ऑब्जर्वर। तो रिलेटिव वेलोसिटी इज नॉट फ्रेम डिपेंडेंट, v और वीओ दोनों की वैल्यू फ्रेम डिपेंडेंट है, लेकिन जब तुम रिलेटिव निकालोगे तो वो कंपनसेट हो जाएगा। सिमिलरली v माइनस वीएस इज द स्पीड ऑफ साउंड रिलेटिव टू द सोर्स। ये देख लो यहां पे क्या हो रहा है, सोर्स साउंड ज्यादा तेज चल रही है, सोर्स उससे पीछे धीरे आ रहा है। v माइनस वीएस जो था ये क्या था, स्पीड ऑफ साउंड रिलेटिव टू सोर्स। So this is a relative velocity, this is also a relative velocity, and relative velocities are not frame dependent. So although this result has been derived relative to the medium, this will work in any other frame of reference also. ठीक है, तो ध्यान तुम्हें यह रखना है कि जो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस तुमने डिसाइड कर लिया, तीनों को उसी में लेना है। गड़बड़ तब हो जाएगी जब किसी को एक को अलग फ्रेम में, एक को अलग अलग, तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। So this result has been derived, like derivation we have done from the mediums frame, but the formula will work in all frames, all frame of reference, ठीक है। तो इस चीज का हम एडवांटेज ले सकते हैं, ठीक है ना। तो एग्जांपल करते हैं चलो एक, और उसमें मीडियम को भी हम चलता हुआ लेंगे। तो भाई मान लो ऐसा है, ये है ट्रक
और ये है कार। ठीक है, तो कार वाला बजाता है हॉर्न ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ, कार की स्पीड वीसी, ट्रक की स्पीड वीटी, और हवा की स्पीड वीएम। स्पीड ऑफ साउंड रिलेटिव टू एयर इज वी। एक चीज मैं तुम्हें बता दूं कि साउंड की स्पीड जो है ना, प्रॉब्लम्स में तुम्हें मीडियम के रिलेटिव ही दी जाएगी, या तो दी जाएगी या फिर फॉर्मूले से कैलकुलेट करवाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ गामा आर टी बाई एम या स्क्वायर रूट ऑफ बल्क मॉडुलस बाय डेंसिटी से निकालो। लिक्विड के केस में वो भी हो सकता है। जेई में एक बार वो क्वेश्चन भी आया हुआ है कि भाई वो रिवर में बोट चल रही है और वो जो साउंड का सोर्स है उसको पानी में डुबो दिया गया, तो साउंड पानी में ट्रेवल करे, स्क्वायर रूट ऑफ बल्क मॉडुलस बाय डेंसिटी करके निकालना पड़ेगा। तो फॉर्मूले से जब भी तुम निकालोगे स्पीड किस फ्रेम में आएगी? मीडियम के फ्रेम में। मैंने बताया था उस टाइम पे भी। ठीक है, तो चाहे स्क्वायर रूट ऑफ टी बाय म्यू वो स्ट्रिंग वेव की, जब भी हमने देखा, जो भी हमने फॉर्मूले से स्पीड निकाली है, इट इज रिलेटिव टू द मीडियम, ये ध्यान रखना। ठीक है, और प्रॉब्लम्स में ये अगर 330 मीटर पर सेकेंड या 340 350 मीटर पर सेकेंड जो भी दे रहे हैं, ठीक है ना, वो यही लिख के देते हैं स्पीड ऑफ साउंड, या सिंपली लिखा हुआ है या स्पीड ऑफ साउंड इन एयर लिखा हुआ है, दैट मींस इट इज रिलेटिव टू द एयर। ओके, तो ये उसी फ्रेम में दी जाती है। ये वेलोसिटीज किस फ्रेम में? वी वी एम वी सी वी टी, ये किस फ्रेम में? ये तो ग्राउंड फ्रेम में। रोड और ट्रक की वेलोसिटी किसके फ्रेम में देंगे? रोड के रिलेटिव देंगे, रोड मतलब ग्राउंड फ्रेम। हवा भी चल रही है तो क्या अर्थ के रिलेटिव चल रही है, वो है। तो ये तीनों ग्राउंड फ्रेम में दी गई हैं, ये रिलेटिव टू द मीडियम। ओके, हाँ, तो बताओ एफ डैश, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ हॉर्न हर्ड बाय द ट्रक ड्राइवर? तो तुम्हारे पास ऑप्शन है, चाहो तो जो है इसको लाइक मीडियम के फ्रेम में करो, चाहो तो इसको ग्राउंड फ्रेम में करो। पहले तो सोचो फॉर्मूले में साइन क्या होंगे, पहले एक बार मीडियम के रिलेटिव ही लिख लेते हैं। साइन क्या होंगे पहले तो ये सोचो। मीडियम के फ्रेम में ही लिखना है पहले एक बार, है तो ये v की जगह तो v आ जाएगा क्योंकि मीडियम के फ्रेम में ही दिया हुआ है। हाँ, ऊपर क्या आएगा बताओ? प्लस आएगा कि माइनस? ऑब्जर्वर कौन है पहले तो ये बताओ? ट्रक है, तो प्लस वीटी या माइनस वीटी? माइनस वीटी, बिकॉज इट इज गोइंग अवे, माइनस वीटी। ठीक है, लेकिन ये वीटी हमें मीडियम के रिलेटिव करना है। ठीक है ना, नीचे मीडियम के लिए सेम वी लिख दिया हमने, और नीचे क्या आएगा भाई, प्लस या माइनस? नीचे भी माइनस, बिकॉज दिस सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, तो फ्रीक्वेंसी शुड इंक्रीज, नीचे माइनस आएगा। वेलोसिटी ऑफ सी रिलेटिव टू एम, तो मीडियम के फ्रेम में कर रहे हैं तो ऐसा बन रहा है। ठीक है, अब वो रिलेटिव मोशन का यूज करते हुए ये दोनों तुम्हें करेक्टली लिखने हैं तो सही हो जाएगा पूरा। ठीक है ना, तो थोड़ा रिलेटिव मोशन रिवाइज हो रहा है। इस टेस्ट में तो नहीं था सिलेबस में काइनेमेटिक्स, नेक्स्ट टेस्ट में चलो फिर से डाल देंगे। ठीक है, डॉपलर इफेक्ट के साथ मैच करता है नहीं, अगले में डालेंगे। हाँ भाई आया, दिस टाइम्स ऑफ कोर्स एफ होगा। लो चेक कर लो, चलो v माइनस, दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, क्या हो जाएगा? vt माइनस वीएम,
वी टी माइनस वी एम, वी माइनस वी सी एम, ये भी सब मैंने सब एक ही डायरेक्शन में चलता हुआ लिया, तो वी सी माइनस वी एम, दिस इनटू एफ। ओके, तो ये तो मीडियम के फ्रेम में किया। अगर इसी को ग्राउंड फ्रेम में करना है तो इनको, ये इन दोनों को चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये वैसे ही ग्राउंड फ्रेम में, सिर्फ इसको बदलना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो अच्छा, साइन दोनों का नेगेटिव था ही, तो वो तो नेगेटिव यहां पे और यहां पे दोनों तरफ नेगेटिव, यहां पे आ जाएगा वी टी, यहां आ जाएगा वी एम, सॉरी वी सी, वी टी और वी सी ये यहां पे आ जाएंगे। यहां पे v को चेंज करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो स्पीड ऑफ साउंड हमें चाहिए कि इन ग्राउंड फ्रेम, क्योंकि सब कुछ हम ग्राउंड फ्रेम में कर रहे हैं। ठीक है ना? हाँ भाई, अब सोचो साउंड जा कैसे रही, साउंड जा रही है कार से ट्रक की तरफ, ऐसे जा रही, और मीडियम भी इधर जा रहा है, क्या हो जाएगा? क्या लिखें? ग्राउंड फ्रेम में हमें चाहिए ये बाय द वे रिलेटिव वेलोसिटी, ध्यान रखो, दिस इज वेलोसिटी ऑफ साउंड रिलेटिव टू द मीडियम। तो ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है, ये एक्चुअली जो साउंड की, मतलब ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी और ग्राउंड फ्रेम में, इसको वीजी लिख लेता हूं मैं, चलो ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा, वी एम, ये हो जाएगा। सो जो हमें वीजी चाहिए ये हो गया वी प्लस वी एम। ठीक है भाई, ये रिलेटिव वेलोसिटी, जिस पहले तो ये क्या है कि हमारा मीडियम ही इधर चल रहा है और उसके रिलेटिव साउंड चल रही है तो और तेज चलेगी ये चीज। तो यहां आएगा v प्लस वी एम और यहां भी आएगा v प्लस वी एम। ये अब देख सकते हो तुम, इसको थोड़ा सा वो एक स्टेप और लेना पड़ेगा, दोनों आंसर अल्टीमेटली सेम ही। तो मैंने बताया था कि formula can be used in any frame of reference, but you just have to ensure that all the velocities are taken in same frame. Confusion नहीं होना चाहिए, clarity चाहिए एकदम। ठीक है भाई, जो भी सोर्स और ऑब्जर्वर की वेलोसिटी देंगे वो तो ग्राउंड फ्रेम में ही देंगे, मीडियम भी ग्राउंड के रिलेटिव ही चलता हुआ देंगे, ये जो है मीडियम के रिलेटिव दिया जाएगा। तब इसमें जाओगे तो तुम्हें उन दोनों को चेंज करना पड़ेगा, इसमें जाओगे तो एक को ही चेंज करना पड़ेगा, ये सेम दोनों जगह आ रहा है। अब देख लो जो भी तरीका पसंद है ये। ओके, कौन सा आसान लगता? सेकंड वाला ना। इसमें इसमें एक्चुअली क्या है कि सिर्फ एक ही चीज को चेंज करना पड़ा, ये। अच्छा, इसमें मैं एक पार्ट और ऐड करता हूं, वो ये है कि सपोज द कार ड्राइवर presses the horn for a duration delta t. Car driver presses the horn for a duration delta t. So for what duration will the truck driver hear the sound? ठीक है ना, मे बी उसने हॉर्न लेट से 1 सेकेंड तक दबाया, ठीक है, तो ऑब्जर्वर जो ट्रक ड्राइवर है, क्या उसको भी साउंड 1 सेकेंड के ड्यूरेशन तक सुनाई देगी? भाई ऑफ कोर्स जो साउंड प्रोड्यूस हुई यहां तक पहुंचने में कुछ टाइम गैप लगेगा, वो टाइम गैप जो भी है, जो फर्स्ट वेव फ्रंट होगा उसको पहुंचना और लास्ट को पहुंचने का जो गैप हुआ, वो कितने ड्यूरेशन तक ये साउंड सुनेगा? विल इट बी सेम, विल इट बी डिफरेंट, क्या लगता है?
हम्म क्या भाई सेम ही होगा ड्यूरेशन या बदलना चाहिए? बदलना चाहिए। तो वो उसके लिए क्या एक्सप्रेशन हो सकता है? यहां पे पता है एक चीज को तुम कंजर्व कर सकते हो। क्या? नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वेव्स हर्ड। समझ में आ रही बात? हाउ मेनी वेव्स आर प्रोड्यूस्ड इन दिस टाइम? डेल्टा टी। डेल्टा टी टाइम तक हॉर्न प्रेस किया गया, इतने टाइम में कितनी वेव्स प्रोड्यूस हुई, कितनी प्रेशर मैक्सिमा जनरेट हुई? हाँ, नहीं पता चल रहा? डेल्टा टी इंटू एफ। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है? नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड ना, ठीक है। एंड दे आर बीइंग हर्ड एट फ्रीक्वेंसी ऑफ एफ डैश, ये ठीक है। नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड डेल्टा टी इंटू एफ इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वेव्स हर्ड डेल्टा टी एफ डैश। पता है एक टाइम पे वो एलपी रिकॉर्ड्स होते थे, ग्रामोफोन वाले, है ना, पुराने टाइम के, वो हमारे मतलब बचपन में वो सब चलते थे ज्यादा। तो उसमें क्या होता था कि रिकॉर्ड के ऊपर ना एक आरपीएम लिखा होता था, ठीक है, कि भाई ये 60 आरपीएम का रिकॉर्ड है, ये 90 आरपीएम का रिकॉर्ड है, ठीक है, ये 45 आरपीएम, जो भी ऐसी आरपीएम लिखी होती थी। तो टर्न टेबल जिस पे रख देते थे वो उसको उसी आरपीएम पे रोटेट करेगी, तो वो गाना जो है सही सुना। अगर मान लो ऐसा हुआ कि 45 आरपीएम का रिकॉर्ड है और उसको गलती से 60 आरपीएम पे चला दिया, तो क्या होगा पता है? दो बातें होंगी। एक तो मतलब हो सकता है कि वो मोहम्मद रफी की आवाज जो है लता मंगेशकर की लगे, पिच बढ़ जाएगी, ठीक है। और दूसरा क्या, कि गाना अगर 4 मिनट का है तो 3 मिनट में खत्म हो गया। आरपीएम बढ़ गया ना, तो जल्दी खत्म हो जाएगा गाना, उसकी ट्रैक के अकॉर्डिंग वो चलता है, तो जल्दी खत्म हो जाएगा गाना। और आरपीएम बढ़ने का दूसरा इफेक्ट ये होगा कि पिच भी बढ़ जाएगी। तो जिस फैक्टर से फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है उस फैक्टर से टाइम ड्यूरेशन कम हो जाएगा। ये अगर बढ़ रही है, तो अगर कम हो रही है तो टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगा अकॉर्डिंग। So this is basically number of waves produced in this duration is equal to the number of waves heard. Yeah. Okay. चलो इससे आगे देखते हैं, ये इतना ही टाइम है अपने पास, टाइम हो गया है, ठीक है। तो डॉपलर इफेक्ट में कुछ और चीजें हैं, जैसे एक तो होता है वो रिफ्लेक्टर वाला केस, साउंड मान लो मूव करते हुए इधर जा रही है, अब रिफ्लेक्ट, देखो रिफ्लेक्टर वाला एक केस तो इजी है कि भाई स्टेशनरी रिफ्लेक्टर, ठीक है, स्टेशनरी रिफ्लेक्टर अगर है तो सिंपल सी बात यह है कि जो साउंड की वेवलेंथ, इंसिडेंट साउंड की जो वेवलेंथ है, रिफ्लेक्टेड साउंड की भी सेम वेवलेंथ होगी स्टेशनरी के केस में, ठीक है। तो स्टेशनरी रिफ्लेक्टर तक तो समझ सकते हैं मैं एज इट इज। मान लो अब जो जैसे इको की साउंड हम सुनते हैं, हम भी स्टेशनरी हैं, वो भी तो सेम सुनाई देगी। लेकिन अगर हम रिफ्लेक्टर की तरफ कोई जना रिफ्लेक्टर की तरफ भागते हुए
जो है साउंड प्रोड्यूस कर रहा है और वही सुन रहा है, मान लो ये सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों यही है, ठीक है। तो विसल ब्लो करते हुए मान लो ये किसी वॉल की तरफ भाग रहा है, और तो जो रिफ्लेक्टेड साउंड की फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है ना। ये चीज वॉल के लिए एक तरीके से मूविंग सोर्स हो गया और रिफ्लेक्टेड साउंड के लिए मूविंग ऑब्जर्वर हो गया, तो बोथ वेज वो बढ़ जाएगी। तो ये स्टेशनरी रिफ्लेक्टर वाले केसेस तो इजीली अभी भी हम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मूविंग रिफ्लेक्टर वाले केस लेंगे, वो थोड़े और इंटरेस्टिंग होता है। और इसके अलावा वो डायरेक्शन वाले क्वेश्चन भी होते हैं जिसमें सोर्स या ऑब्जर्वर, अभी तो जो भी केसेस लिए हमने सब एक ही लाइन के अलोंग चल रहे हैं, ठीक है ना। जिस जिस डायरेक्शन में लाइन साउंड चल रही है उसी डायरेक्शन में सोर्स और ऑब्जर्वर है, आइदर दिस वे और दैट वे। एंगल वाले केस हमने नहीं किए, वो भी करने नेक्स्ट क्लास।